हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लूरीपोटेंट। तो हम लेके आ गए हैं दिल्ली के एक और नर्सिंग कॉलेज का रिव्यू, जो कि है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे वो सारी डिटेल्स जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगी फॉर गेटिंग एडमिशन टू द कॉलेज। अगर आप भी 2024 में नर्सिंग में एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं और दिल्ली से हैं या दिल्ली से अगर बाहर के भी हैं, तो उस केस में इस कॉलेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको रिक्वायर्ड होगी रिगार्डिंग की कॉलेज कहाँ पर है, कॉलेज कैसा है, इसके अलावा फीस कितनी है, सीट्स कितनी है, हॉस्टल चार्जेस, मेस चार्जेस, नीट में कितनी रैंक चाहिए होती है जिससे कि जो कॉलेज है वो अलॉट हो, मींस रैंक कितनी जाती है इस कॉलेज के लिए डेली बेसिस पे और ऑल इंडिया बेसिस पे, वो सारी जो डिटेल्स है उसे हम देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने दिल्ली के जो दूसरे नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके बारे में रिव्यू कर रखा है। सो आप वो जो कॉलेजेस की लिस्ट है उसके अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे। इसके अलावा जो दूसरे नर्सिंग कॉलेजेस हैं इंडिया के, उनकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। यू कैन चेक द वीडियोस फ्रॉम द प्लेलिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सो आज का हमारा कॉलेज है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और ये कहाँ पर है, दिलशाद गार्डन में है। और जीटीबी हॉस्पिटल है उससे एसोसिएटेड नर्सिंग कॉलेज है ये। जीटीबी हॉस्पिटल से अटैच जो मेडिकल कॉलेज है दैट इज यूसीएमएस, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। तो दिल्ली के जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनका जो एडमिशन होता है इट इज बेस्ड ऑन द नीट स्कोर। चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हो चाहे आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हो, सभी का जो एडमिशन है इट इज बेस्ड ऑन द नीट यूजी स्कोर, नीट के स्कोर के बेस पे होता है। जो आईपी के कॉलेजेस हैं, आईपी के कॉलेजेस के जो काउंसलिंग है आईपी यूनिवर्सिटी है वो अलग से कराती है। इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के जो काउंसलिंग है वो जो एमसीसी की सेंट्रल काउंसलिंग होती है वहां से सीट्स अलॉट होती है, उसके बेस पे जो एडमिशन है वो होता है। सो अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, सो उसमें आपको अलग से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आईपी की जो अलग से काउंसलिंग होती है। इसके अलावा जो डीयू के कॉलेजेस हैं, डीयू के कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जो काउंसलिंग है वो एमसीसी ही कराएगी, उसके थ्रू ही एडमिशन होगा। सो अब देखते हैं कॉलेज की थोड़ी सी हिस्ट्री। सो जो नर्सिंग कॉलेज है जीटीबी हॉस्पिटल का, वहां पर जीएनएम कोर्स स्टार्ट हुआ था 1994 में। मीन्स 1994 से ही जो नर्सिंग का कोर्स है वो यहाँ पर चल रहा है, बट इट वॉज अपग्रेडेड टू बीएससी नर्सिंग फ्रॉम 2019। 2019 से बीएससी नर्सिंग स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। उससे पहले 2018 तक यहाँ पर जीएनएम के एडमिशन हुआ करते थे। 2020-19 से जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो बीएससी नर्सिंग यहाँ पर नया है, नर्सिंग कोर्स नया नहीं है। नर्सिंग कोर्स तो यहाँ पर 1994 से चल रहा है, मगर जो बीएससी नर्सिंग है वो 2019 से आई है यहाँ पर। और गवर्नमेंट कॉलेज है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है ये। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है वो अटैच हैं। अब कौन कौन से हॉस्पिटल्स है चलो देखते हैं उसे। सो पहले तो हॉस्पिटल जो अटैच मिलेगा यहाँ से वो मिल जाएगा आपको जीटीबी हॉस्पिटल, जो कि 1500 बेडेड हॉस्पिटल है। इसके अलावा मिलेगा आपको 40 बेड्स का डायबिटीज, एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म इनका सेंटर मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, इसके 102 बेड का हॉस्पिटल मिलेगा। इसके अलावा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 650 बेड्स का ये वाला हॉस्पिटल मिलेगा। सो देखो कितने सारे यहाँ पर अटैच हॉस्पिटल्स हो गए। 1500 जीटीबी में है, इसके अलावा 40 बेड्स यहाँ पर, 102 बेड्स यहाँ पर, 650 बेड राजीव गांधी में। सो जो यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहने वाली है वो तो रहने वाली है काफी अच्छी। अब आते हैं कोर्स के बारे में और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो 4 ईयर्स, जैसे कि नॉर्मल नर्सिंग में रहता है। 4 साल का कोर्स होता है इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप। टोटल 8 सेमेस्टर होंगे आपके। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है फॉर टेकिंग एडमिशन टू द कोर्स ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस की सेम रहती है। एज होनी चाहिए कम से कम 17 साल। इसके अलावा जो मार्क्स है, मार्क्स का डिफरेंस आता है। जैसे अगर आप एम्स से कर रहे हैं नर्सिंग तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं, जनरल और ओबीसी के लिए। मगर यहाँ पर जो एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसके अलावा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेजेस हैं वहां पर भी जो एडमिशन की क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग सी है। सो ये जो प्रोस्पेक्टस है ये सारे डीयू के कॉलेजेस में जो है सेम एलिजिबिलिटी कंडीशन रहती हैं। सो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द पीसीबी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मार्क्स ऑफ 45% इन पीसीबी। सो एटलीस्ट आपके जो 45% मार्क्स हैं पीसीबी में वो तो होने ही चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मींस जिन्होंने अपना 12th ओपन से किया है वो लोग भी यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम दे सकते हैं। तो नीट का एग्जाम दे सकते हैं तो यहाँ पर भी एडमिशन के लिए वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर बात करें SC ST और ओबीसी कैटेगरी की, सो फॉर ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड ओबीसी कैटेगरी द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पीसीबी टेकन टुगेदर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बी 40% इंस्टेड ऑफ 45%। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए तो जनरल कैटेगरी के मार्क्स तो 45% होने चाहिए एज एग्रीगेट इन पीसीबी। इसके अलावा अगर हम रिजर्व कैटेगरी बात करें फॉर SC ST तो उसमें 40% का क्राइटेरिया है। तो 40% है SC ST OBC के लिए, इसके अलावा 45% है
फॉर जनरल कैटेगरी। इसके अलावा जो इंग्लिश है, इट इज कंपल्सरी इन क्लास 12th, मीन्स इंग्लिश तो आपके पास होनी ही चाहिए। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द कोर्स। तो दिल्ली में जितने भी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं सभी में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं दे आर एलिजिबल, मेल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग एडमिशन टू द नर्सिंग इन दिल्ली। इसके अलावा जो रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी वो रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसको देखते हैं भी आगे। अब आते हैं बेसिस ऑफ सिलेक्शन पे। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन जो है इट इज विल बी ऑन द बेस ऑफ नीट 2024 स्कोर, मीन्स आप 2024 में लेंगे एडमिशन। सो नीट 2024 का जो एग्जाम होगा, 2024 के एग्जाम के बेस पे जो सिलेक्शन है वो होगा। अगर आप नर्सिंग में लेना चाहते हैं एडमिशन तो नीट का फॉर्म जरूर भरें। नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कि कॉलेज में आपको टोटल सीट्स कितनी मिलेंगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली में ये एक ऐसा कॉलेज है जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है बीएससी नर्सिंग में। इसके अलावा जो दूसरे कॉलेजेस हैं उसमें सीटें या तो आपको 45 मिलेंगी या मैक्सिमम 60 मिलेंगी, मगर इस कॉलेज में टोटल सीट्स मिलती हैं आपको टोटल 77 सीट्स मिलेंगी आपको। क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है इसलिए दिल्ली वालों के लिए 85% सीट रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा जो आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए 15% सीट्स रिजर्व है। अब किन्हें कहा जाएगा दिल्ली के कैंडिडेट्स, वो बच्चे जिन्होंने अपना 10+2 पास किया हो फ्रॉम द स्कूल दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली। मीन्स आप हो किसी भी स्टेट के मगर आपने अपनी स्कूलिंग अगर दिल्ली से की है सो आप माने जाओगे दिल्ली के कैंडिडेट। इसके अलावा आउटसाइड दिल्ली किसे कहेंगे, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के बाहर जो स्कूल लोकेटेड है वहां से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है तो उनको माना जाएगा आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है वो देख सकते हैं आप, टोटल सीट्स जो है वो है 77। इसके अलावा 5% सीट्स जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री पर्सनल है उनके लिए 5% सीट का रिजर्वेशन है, तो 4 सीटें आ जाती हैं और 3 सीटें आ जाती है रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए टोटल सीट्स रिजर्व है 7। तो पहले यहाँ पर 70 सीट हुआ करती थी, मगर जब से ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा लगा है तब से जो टोटल सीट्स हो गई हैं वो हो गई हैं 77। 10% सीट जो है वो टोटल बढ़ गई है यहाँ पर, तो सीट्स अब 77 पहुंच गई है यहाँ पर। 6 सीटें तो रहेंगी दिल्ली वालों के लिए। इसके अलावा जो आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, 1 सीट ईडब्ल्यूएस की आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए है। ये सब करने के बाद टोटल सीट्स कितनी बची, 63, जिसमें से दिल्ली वालों के लिए 54 है और आउटसाइड दिल्ली के लिए 9 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल देखो आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कितनी सीटें हुई, 9 सीट्स तो यहाँ पर है, इसके अलावा 1 है ईडब्ल्यूएस की सीट। सो टोटल तो 10 सीट्स हैं, 10 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर द आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स। बाकी सारी जो सीटें हैं वो दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हैं। पर आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। सो ये दिल्ली के कैंडिडेट्स, ये आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स। सो टोटल 54 सीट्स आ जाती हैं दिल्ली के लिए और 9 सीट्स आ जाती हैं आउटसाइड दिल्ली के लिए। इसमें ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड नहीं किया गया है, ईडब्ल्यूएस को इंक्लूड कर लेंगे तो बढ़ जाएगी। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 6 सीटें थी दिल्ली वालों के लिए और 1 सीट थी आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। सो टोटल यहाँ पर सीट बैठ जाएंगी 10 और यहाँ पर सीट्स आ जाएंगी 60। तो देख सकते हैं आप जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो क्या है। अनरिजर्व के लिए 27 सीट्स हैं और बाकी ओबीसी के लिए 15 सीट्स हैं, एससी एसटी के लिए 8 और 4 सीटें हैं। तो इस तरह से टोटल 54 आ जाती हैं और बाकी जो आउटसाइड दिल्ली हैं उसके लिए भी आप सेम चीज देख सकते हैं। बात करते हैं रिजर्वेशन की। 22.5% सीट्स, इसमें से 15% सीट्स हैं एससी कैटेगरी के लिए और 7.5% सीट्स आर रिजर्व फॉर द एसटी कैटेगरी। मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन है, वो आपको बताया मैंने ऊपर कि जनरल कैटेगरी के लिए 45% के मार्क्स हैं। इसके अलावा जो एससी एसटी कैटेगरी है उनके लिए 40% मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% सीट्स रिजर्व है फॉर द ओबीसी कैटेगरी। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखो आप, ओबीसी स्टेटस इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। मींस इसमें अगर आप ओबीसी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं सो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए। तो देखो 2 ओबीसी सर्टिफिकेट बनते हैं, जिन बच्चों को पता नहीं है वो लोग ध्यान रखना। एक तो बनता है दिल्ली स्टेट का, सबसे पहले बनता है दिल्ली स्टेट का, उसके बाद अप्लाई करते हैं सेंट्रल के लिए, उसको सेंट्रलाइज करने के लिए। सो 2 अलग अलग सर्टिफिकेट बनते हैं, एक तो बनता है दिल्ली स्टेट के लिए, एक बनता है सेंट्रल के लिए। तो जो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। आप कहीं पर भी एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी कोर्स में ले रहे हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस केस में जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, दिल्ली स्टेट वाला वैलिड नहीं होगा। ओबीसी कैंडिडेट शुड नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर, जो कि होता ही है कि नॉन क्रीमी लेयर जो है उन्हीं को बेनिफिट मिलता है फॉर द रिजर्वेशन। जो आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखना। करंट फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो भी करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। सो जो लोग भी लेना चाहते हैं एडमिशन 2024 में तो ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 2024 इसके बाद के सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके। मीन्स जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आप इसको रिन्यू करवा लेना 1 अप्रैल के बाद। इसके अलावा जो एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो भी रिन्यू करा लेना आप 1 अप्रैल के बाद। तो इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो उस पर ध्यान रखना
कि अपना जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू करा लेना आप, अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर ऐसे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर रिन्यूएशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मगर ओबीसी में ये ज़रूरत हर साल होती है। जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग कंडक्ट होती है थ्रू एनटीए। सो जो एनटीए की वेबसाइट है या जो एमसीसी की काउंसलिंग है उसके थ्रू काउंसलिंग होती है। इसके अलावा जब आप जाएंगे कॉलेज में, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी और जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर क्या क्या सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक तो नीट का स्कोर कार्ड है वो रिक्वायर्ड होगा, इसके अलावा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, इसके अलावा 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट आपको चाहिए होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ये बताया आपको कि कैसे होगा ओबीसी का वेरिफिकेशन। इसके अलावा नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, 12th का एडमिट कार्ड चाहिए, इसके अलावा 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ विद नेम एंड डेट, और जो गार्डियन है गार्डियन के भी फोटोग्राफ चाहिए होंगे। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब फिजिकल काउंसलिंग होगी तब। एक तो एमसीसी के थ्रू सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद कॉलेज में जाके आपको फिजिकली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना पड़ेगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको ले जाने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन एंड आर प्लेस्ड अंडर कंपार्टमेंट विल नॉट बी एलिजिबल। मीन्स जैसे आप 2024 में एडमिशन लोगे, तो अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आ जाती है तो कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग एडमिशन इन द नर्सिंग। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 2023, यहाँ पर 2024 वैलिड होगा, एंड इज रीअपियरिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एलिजिबल एज पर द इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस। मीन्स अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए आपने फॉर्म भरा है तो उस केस में आप एलिजिबल हो, कंपार्टमेंट अगर आई है तो उस केस में एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। इम्प्रूवमेंट के लिए भरा है तो जो है एलिजिबल, बट उसमें अगर आपके जनरल कैटेगरी से हो और आपके 45% मार्क्स से ज़्यादा हैं तो मिल जाएगा आपको एडमिशन। बाद में आप जो इम्प्रूवमेंट है वो देते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बात करें अटेंडेंस रिक्वायरमेंट की फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स, सो 80% अटेंडेंस चाहिए होगी थ्योरी में, 80% अटेंडेंस चाहिए होगी प्रैक्टिकल में, बट जो क्लिनिकल फील्ड ड्यूटीज लगेंगी उसमें 100% अटेंडेंस रिक्वायर्ड होगी। अब आती है फीस पे कि फीस कितनी लगेगी। तो सिंस इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी फीस जो है बहुत नॉमिनल सी है। आईपीए की यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की फीस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। सो क्योंकि ये डीयू के अंडर आता है तो डीयू के कॉलेजेस की फीस बहुत कम है। यहाँ पर आप जब ब्रेकअप है फीस का वो देख सकते हैं कि किस किस के लिए कितना कितना फीस जो है वो एप्लीकेबल है। सो ऊपर से लेकर और यहाँ तक अगर हम इसका टोटल सम करें तो अमाउंट आता है 5360। मीन्स आप इसको 5400 कंसिडर कर सकते हो। इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर इन दोनों की जो एग्जामिनेशन फीस है वो भी आ जाएगी। इसके अलावा जो हॉस्टल है वो कंपलसरी है, हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा आपको, तो हॉस्टल फीस जो है वो भी पे करनी पड़ेगी। तो जो एडिशनल हॉस्टल के एक्सपेंसेस है वो देख सकते हैं, टोटल 600 रुपये बनते हैं। इसके अलावा वाटर, फैन, गीजर, इलेक्ट्रिसिटी इन सबको पे करने के लिए 600 रुपये। मेस चार्जेस जो हैं ये करीब 2500 हैं, ये चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। इसके अलावा जो धोबी चार्जेस हैं वो 200 रुपये हैं। सो ये एडिशनल चार्जेस होंगे हॉस्टल के। बाकी जो रूल्स वगैरह हैं वो आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। स्टूडेंट्स इज अलाउड टू लीव द हॉस्टल प्रीमिसेस बिफोर 7 AM एंड एंटर द हॉस्टल प्रीमिसेस आफ्टर 7 AM। सो ये यहाँ पर रूल्स हैं हॉस्टल के, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर रूल्स हैं हॉस्टल के, ये सारे दे रखे हैं रूल्स। बाकी यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, यूज ऑफ एयर कंडीशनर, रूम हीटर, कन्वेक्टर इन द हॉस्टल बाय द स्टूडेंट इज प्रोहिबिटेड। मीन्स आप ठंड में कोई भी हीट कन्वेक्टर या फिर रूम हीटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर सकते, एयर कंडीशनर भी यूज़ नहीं कर सकते। सो एसी तो जनरली दिख जाता है, मगर जो रूम हीटर है ये सब तो बच्चे यूज़ करते हैं, सो आप यूज़ कर सकते हो। सो ये थी जानकारी अबाउट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। पिक्चर क्रेडिट्स गोज टू सम ऑफ माय स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पर उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं फॉर बीएससी नर्सिंग। सो उन्होंने मुझे ये पिक्स भेजी हैं तो ये पिक्स लगा देता हूँ मैं आगे। सो दिस इज अबाउट द वीडियो। ऐसे ही नर्सिंग और अदर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द प्लेरी पोटेंट को, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।